आप कंफर्म कर दें कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। हाँ सर, आवाज आ रही है क्लियर। हाँ ठीक है, थैंक यू आप सभी को इससे जुड़ने के लिए। या नहीं धरने आवाज गूंजे जैसे और दोस्तों बच्चों मत बोल आपका जो भी क्वेश्चन है बंद कर एग्जाम रहा से है रिलेटेड, चाहे एग्जाम हॉल से रिलेटेड या नोट्स बनाने से संबंधित या किसी भी टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से जरूरी है, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से पूछें और जब तक समझ में नहीं आए बार बार पूछें। सबसे पहले कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। तो बात यह है कि सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पूछेगा वही अनम्यूट करें, अदरवाइज आप अन्य सभी म्यूट रहें क्योंकि आवाज थोड़ी सी सही नहीं आ पाएगी। दोस्तों सबसे पहले जो हम 1 सितंबर से एक आपके लिए कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपकी हेल्प हो जाए एग्जाम के लिए। क्योंकि दोस्तों हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो भी एग्जाम में मैंने सीखा है और मेरे दोस्तों से और जो भी मुझे लगा अभी भी कमी है, वो सारी चीजें आपको पहले से ही बता दी जाए ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा दिक्कत नहीं आए जो हमने पेश की थी। इसके अलावा हिंदी मीडियम की कुछ समस्या है, उसको अच्छे से गाइडेंस देने के लिए हम ये चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 सितंबर से जो भी चीज होगी उसमें आपकी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की जो भी चीजें हम समझ पाएंगे उस तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। चाहे करंट हो, चाहे मैगजीन हो, चाहे उसमें हम बेसिक की चीजें जो आपके सिलेबस की है वो हो, उन सबको हम अच्छे से उसमें डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि एग्जाम की डिमांड के आधार पर हम डिस्कशन करेंगे कि एग्जाम की क्या डिमांड है, क्योंकि हमें यहाँ पढ़ना है तो इसलिए पढ़ना है कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि आप एग्जाम की डिमांड को यदि एक बार समझ गए, अगर आप एग्जाम की डिमांड को एक बार समझ गए तो डेफिनेटली है कि आप एग्जाम को अच्छे से पास कर जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम की डिमांड को समझना बहुत बड़ी बात होती है। और उसको कैसे समझते हैं उसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। आपको कभी भी कोई चीज डाउट में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछें। आपको डेफिनेटली है कि थोड़ा सा समय रहते हुए आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो इसके अलावा हम जो आंसर राइटिंग करवाएंगे ऐसे करवाएंगे जैसे ऐसे की चीजें आपको दी है, एक टॉपिक दिया गया है। तो दोस्तों मेरा निवेदन है कि यदि आपने कभी पहले ऐसे नहीं लिखा हो, फर्स्ट टाइम आप ऐसे देख रहे हो, तो लिखने की एटलीस्ट कोशिश तो करो। गलत लिखा है तो गलत लिखो, जो मन में आपके आइडियाज है उस आधार पे आप लिखने की कोशिश करो। किसी भी प्रकार की कोई शर्म ना रखे। ऐसे नहीं सोचा कि मेरी कॉपी जाएगी, क्या सोचेंगे, किस तरीके से होगा, ये सारी चीज छोड़ दो। एग्जाम के दौर में आपको शर्म तो बिल्कुल ही नहीं रखनी है। आपको बिल्कुल जो भी चीज है अच्छे से पूछनी है, क्योंकि अगर आप अपने जितने ज्यादा डाउट्स को क्लियर करेंगे आपकी एग्जाम में वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आंसर राइटिंग भी इसमें कराई जाएगी। तो आंसर राइटिंग के दौरान भी जो क्वेश्चन आपको दिए जाए, तो दोस्तों को क्वेश्चन चाहे आपको बिल्कुल समझ में ही मत है, आपके समझ में नहीं आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज जैसा आप पे लिखा है ना, आप एक एटलीस्ट शुरुआत तो करो। जैसे हमारे वीडियो आएंगे उस आंसर को डिस्कशन करने के लिए, उसमें से आपको समझना है कि किस तरीके से हम आंसर को फ्रेम कर रहे हैं, क्या चीजें आपको जरूरी है वो समझना है। इसके अलावा दोस्तों प्रीलिम्स की सबसे बड़ी समस्या होती है, चाहे स्टेट पीसीएस की हो चाहे यूपीएससी की हो। एक चीज ध्यान रखना, प्रीलिम्स स्मार्टनेस का ज्यादा खेल होती है। ये तो है कि पढ़ना तो जरूरी है ही है, लेकिन उससे ज्यादा एक और पार्ट उसमें जरूरी होता है, वो है आपका स्मार्ट, कि किस तरीके से पेपर को हैंडल करना पड़ता है, किस तरीके से एग्जाम हॉल में आपने आपको सस्टेन रखना होता है ताकि आप अच्छे से कोशिश कर पाए। अदरवाइज आपने देखा होगा बहुत सारे दोस्त हैं वो बहुत अच्छी तैयारी भी करते हैं लेकिन वो एग्जाम हॉल में जाकर के अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, उसकी वजह से उनको प्री में विशेषकर भार होने पड़ता है। तो ऐसी चीजें आपको ये चीजें डेवलप की जाएगी और जो बेसिक जो आपको जरूरी मटेरियल है जो जरूरी है उसको आपके साथ शेयर किया जाएगा। अननेसेसरी मटेरियल हमारे पास ना तो उपलब्ध ना ही हम देंगे आपको, क्योंकि आपको किस तरीके से हम डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते। जो जरूरी है उसी को आपके साथ ग्रुप में शेयर किया जाएगा और डेफिनेटली वो आपके लिए जरूरी काम है। और दोस्तों जो भी चीजें हम करवाएंगे सिलेबस का पार्ट, डेफिनेटली विद प्रूफ आपको चीजें बताएंगे हम कि देखो, जिसे आपने यदि आपने देखा होगा, अगर कोई स्टेट पीसीएस के या अदर कंपटीशन के एग्जाम करने वाले आप हैं तो मिडाइवल हिस्ट्री के जो 3 वीडियो आए थे उनमें से बैक टू बैक, चाहे महाराष्ट्र पीसीएस की एग्जाम हो या बिहार में भी एक एग्जाम लगी थी रिसेंटली, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से एक 3 वीडियो में से आपको 6 क्वेश्चन मिले थे। अर्थात हमारा पूरा फोकस ये है कि एग्जाम की डिमांड के आधार पर आपको प्रिपरेशन कराई जाए। अदरवाइज तो आपको हम पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कहानी बता करके, कुछ भी चीजें बता करके हम वीडियो को भी अच्छा कॉमर्शलाइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें क्योंकि वो मैं नहीं चाहता कि आपको नुकसान हो किसी भी तरह की चीजें। तो आपके पूरे कॉन्सेंट्रेशन को मतलब एक स्ट्रेटेजिक तरीके से एकदम मतलब डिमांड, एग्जाम की डिमांड के आधार पर तैयारी करनी, पीछे कर उस लीजिए तरीके से तो उसको आपके साथ शेयर किया।
तो उन चीजों को आप ध्यान रखना, क्योंकि ये मत सोचना कि मतलब ये कि थोड़ी मैं हो सकता है कि कोई चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेट बताता हूँ, हो आवाज सकता को है नैम म्यूट हो कर सकता रखी है कि मैंने। कोई चीज आपको थोड़ी हाई लग जाए कि बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। अगर आपके बिल्कुल भी कोई टॉपिक समझ में आए, डेफिनेट नहीं आए, तो आपसे यही निवेदन है कि बेझिझक आप कमेंट में अपने क्वेश्चन को पूछें, किसी भी प्रकार की झिझक नहीं रखें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि जितनी हमारी क्षमता है हम आपको उस क्वेश्चन के उत्तर देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। यदि हम पे उसका उत्तर नहीं लगेगा तो किसी से पूछ के आपको उसका उत्तर जरूर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों डेफिनेटली है कि आप अच्छे से हमारे जो ये प्रोग्राम, अभी तो हो सकता है कि आपको वीडियो लगातार नहीं मिल रहे हो, 1 सितंबर से आपको बैक टू बैक शेड्यूल के आधार पर वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और लगभग पर डे 4 वीडियो तो होंगे, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। ठीक है ना? इसलिए, और वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं रखेंगे, 1 घंटा मैक्सिमम। और यदि आप चाहेंगे तो हम वीडियो की जो ड्यूरेशन है उसको और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, छोटी रखेंगे। दोस्तों पूरा आपकी आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग किस तरीके से एक जीरो लेवल से आपकी स्टडी करनी है, उसके लिए डेफिनेटली कि हमारा ये इनिशिएटिव आपके काम आएगा। बट आपसे एक निवेदन है कि आप इससे जुड़ें और थोड़ा इस सोच को जिस तरीके से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं उस तरीके से उसको समझे थोड़ा सा। अगर आपको डाउट है, हो सकता है, तो उसको डेफिनेटली पूछे। मैं इसी चीज पे ज्यादा फोकस करूंगा कि जो चीज आप का डाउट है उसको पूछो, क्योंकि कई बार हम कुछ चीज को पूछते नहीं है और उसकी वजह से हमें कई दिक्कतें आती है। तो ये मेरी तरफ से जो बात थी वो मैंने आपसे बोल दी है। अब आपसे निवेदन है कि एक एक करके अपना क्वेश्चन पूछें और धैर्य के साथ उसका उत्तर सभी सुने। यदि आपको फिर डाउट है तो फिर पूछें, अगर कोई कमेंट के माध्यम से पूछना चाहता है तो कमेंट के माध्यम से पूछे। ठीक है ना? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा मेन डाउट PSIR के लिए है, उसके लिए कुछ अगर सजेशन देते आप तो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब किस रेफरेंस से पूछना चाह रहे हो? PSIR में क्या पूछना चाहते हो आप, कि मैं मतलब उसका? एक तो नोट्स बनाना, जैसे मैं राजेश मिश्रा सर के क्लासेस लिया हूँ यस और यस यस। एक बार रीड भी कर डाला सारे चैप्टर, पेपर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट भी, सेकंड पार्ट भी, पॉलिटी भी हो गया है। एक बार यस यस। मैंने रीड कर डाला, लेकिन अभी आंसर लिखने में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कितने अभी तक आपने आंसर लिखे कुछ? जी, आंसर लिखा है मैंने। कितने लिख दिए होंगे, मतलब आइडिया से आपने? अभी तो प्रीवियस ईयर मैंने देख के कम से कम 25-30 क्वेश्चन लिखे होंगे। ओके ओके ओके, ठीक है। देखो, आ, जो PSIR का आपका है, चाहे पॉलिटी का हो या किसी पार्ट, किसी भी कोई भी और सब्जेक्ट जिसका ऑप्शनल हो, ऑप्शनल में GS से थोड़ी सी एक डिफरेंस आती है कि आपको थोड़ा सा एक्सपर्टीज देनी पड़ती है। तो दोस्त सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी टॉपिक का आप क्वेश्चन का आंसर लिखने जा रहे हो, अच्छे से उसको रिवीजन करो, अच्छे से। एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है, उसका रिवीजन अच्छे से होना चाहिए। सेकेंड चीज आपको यह है कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखो तो ये मत सोचो कि मुझे बहुत एक्सीलेंट लिखना है। बस एक चीज सोचो कि जो क्वेश्चन ने डिमांड करी है, क्या मैं उसको पूरा कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मिल को लेकर के, कोई मिल की लिबर्टी को लेकर के कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको उसको मिल की लिबर्टी से नहीं, प्रेजेंट रेफरेंस से भी जोड़ना है ना? और एक दो क्वेश्चन आप भेजो हमारे पास भी, ताकि हम एक बार हमारे पास ओवरव्यू तो पता लग जाए कि आप किस तरीके से क्वेश्चन लिख रहे हो। ठीक है ना? ओके बट सर। 3-4 चीजें मैं आपसे कहूंगा कि पहला रिवीजन अच्छे से करो, फर्स्ट तो। सेकंड, आप क्वेश्चन को बेझिझक लिखो, उसको ये मत सोचो कि अच्छा ही लिखना है मुझे, एक बार आप ट्राई करो। थर्ड ये है कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग जरूर करो, कि इंट्रो में मुझे क्या लिखना है, सोचो थोड़ा सा, मेन बॉडी में मुझे क्या लिखना है और कंक्लूजन में मुझे क्या लिखना है। ठीक है ना? अपने लेवल पे सोचो, जैसा लिखाना है लिखने की कोशिश करो। ठीक है ना? और फोर्थ, कि इसको थोड़ा सा बार बार एक्सरसाइज करो। एक ही क्वेश्चन आप लिखो, खुद पढ़ो, आपको लगे कि नहीं यार ये चीज और ऐड करनी चाहिए, तो उसको फिर ऐड करके फिर लिखो। धीरे धीरे जब आप लिखोगे तो डेफिनेटली है कि आपका जो ये डर है धीरे धीरे कम होगा। देखो टाइम लगेगा बट कम हो जाएगा। ठीक है ना? एक लास्ट में एक बात और है कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ो तो थोड़ा सा उसको विस्तार से पढ़ो, उसको थोड़ा सा, मतलब आप, हम कह सकते हैं कि थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑप्शनल का मैं, दोस्तों जिसका ऑप्शनल PSIR नहीं है वो थोड़ी देर के लिए धैर्य रखें, जिसका ऑप्शनल PSIR है उनके लिए कह रहा हूँ। जैसे मान लो आप कोई मिल का पार्ट पढ़ो, जैसे मैं कह सकता हूँ मिल के अलावा, जैसे मान प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम पढ़ना है मुझे, ठीक है, तो सोचो कि प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम यूनानी टाइम में किस तरीके से था, उसका क्या रिलेवेंट था, उसने क्या अपना, प्लेटो ने अपनी पुस्तक बुक है रिपब्लिक में किस तरीके से बातें प्रेजेंट करी, किस तरीके से वो आइडियल स्टेट, आइडियल किंग, आइडियल सोसाइटी, इसके लिए किस तरीके से रिलेवेंट, सबसे कनेक्ट करके देखो। उसके बाद जब आप एजुकेशन वाले टॉपिक पे क्वेश्चन लिखेंगे तो आप बहुत सारी चीजों को अच्छे से लिख पाओ। ठीक है ना? तो थोड़ा सा इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। और सर सेकंड थिंग ये कि केवल राजेश मिश्रा सर के नोट्स काफी हैं कि और बुक्स मेरे को देखना पड़ेगा इसमें?
देखो अगर हम बात करें राजेश सर की नोट्स की, तो देखो यदि आप यूज करना जानते हो, यदि आप उनको यूज कर सकें तो वो बहुत है। बट जी इसके लिए एक दो कुछ बुक है आपको स्टैंडर्ड भी कनेक्ट करनी है, क्योंकि वहां से हो सकता है कि बुक की सर की चीजों में, सर की उसमें सारी चीजें हो सकता है कि सर ने अपनी लैंग्वेज में लिखाई हो, तो कुछ हो सकता है कि आपको कभी यदि समझ में नहीं है कुछ चीजें, यदि लगता है आपको, तो आप डेफिनेटली है कि उनको कुछ स्टैंडर्ड्स बुक है उनके माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके सर। और थर्ड ये है कि जैसे इनके जो थिंकर्स के बुक्स होते हैं वो याद हम्म। नहीं रह जाते। आप बुक्स अगर कोट करनी हो तो उनको याद करने का कोई बेस्ट तरीका? जैसे आप एक तो मान लो मैं प्लेटो के बारे में लिखा हूँ, तो प्लेटो जी की 3-4 बुक है, उनको लिखो, फिर उनका उनका जो कंटेंट है उसको साथ में कनेक्ट करते हुए लिखो, ताकि आपको बुक याद रहे। जैसे रिपब्लिक मान लें, तो रिपब्लिक में एजुकेशन सिस्टम दिया है, आइडियल स्टेट दिया है, फिर उसके बाद उसकी ज्यादा अदालत लॉ आई है, उसमें क्या दिया है उसने, उसके बाद उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज दी है, तो वो चीजें कनेक्ट जी करके आप डायरेक्ट बुक पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगी। बट बुक का कंटेंट क्या है और मेरे सिलेबस में किस तरीके से वो जुड़ा हुआ है, तब जाके वो बुक याद रहेगी आपको। और कोई डाउट आपको? ओके सर। ओके और ये सर क्वेश्चंस आपको कमेंट में सेंड कर दो ना? ओके। हाँ हाँ, जिसको कोई क्वेश्चन का डाउट है तो वो कमेंट में कर सकते हैं। अच्छा, कुछ नहीं, क्वेश्चन पूछ। मैं आंसर हाँ राइटिंग जो करूंगा वो आप। हाँ हाँ, कर सकते हो कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन चेक करूँ, लेकिन धैर्य रखना, क्योंकि हो सकता है कि मैं टाइम लगा दूं, लेकिन धैर्य रखना थोड़ा, ठीक है ना। ओके सर, ऐसे मैंने सेंड कर दिया है ऐसे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखो आपको, क्योंकि ऐसे में मुझे अच्छे से फीडबैक देना है, ऐसे में अच्छे से कंटेंट लिखना है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। ओके थैंक यू सर। ओके ओके ओके। अच्छा मैं पहले एक क्वेश्चन आया कमेंट में, उसको बता देता हूँ कि न्यू एस्पिरेंट भी है, इसलिए यहाँ टेलीग्राम यूट्यूब लिंक भी डाल दो जो मैं, ये समझा नहीं क्या कहना चाह रहा था मैं थोड़ा सा। अच्छा, आपका किसी और क्वेश्चन? अच्छा, एक नमस्ते चीज और सर। है, सौरभ सौरभ जी ने पूछा है, पहले में सौरभ जी का एक क्वेश्चन है, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं सौरभ जी के क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा बताता हूँ कि सर पहले जो लोग कहते हैं थे ज्यादा डीप तक ना पढ़ो, हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद क्या है, बट अब यूपीएससी का नेचर चेंज हो गया है, अब डीप तक पढ़ना मांगता है। देखो ये बात सही है, देखो कोई क्या कहता है इसको तो छोड़ो, मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहूंगा कि मैं किस तरीके से आपसे बोलूँ कि कंटेंट पढ़ो उस पे जाने, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सिलेबस के साथ जोड़ो, और आपके सिलेबस से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस तरीके से यूपीएससी डिमांड कर रही है या स्टेट पीसीएस डिमांड कर रही है, क्या मैं उस टॉपिक को पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का आंसर दे पाया हूं, इसका मतलब मेरी पढ़ाई बेस्ट है, ठीक है ना। तो इसलिए मत सोचो कि डीपली पढ़ा है ऊपर से पढ़ा है, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर अपनी पढ़ाई के उस टॉपिक को कंप्लीट करना है, और यदि आप उत्तर देने में सक्षम है इसका मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी है, और यदि आप उत्तर देने में सक्षम नहीं है या कोई दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली उसमें कुछ कमी है, तो उसको करो। डीप क्या होता है, कुछ नहीं, आप यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे से पढ़ गए, यही आपकी स्टडी है। इसके अलावा अच्छा, एक एक क्वेश्चन है थोड़ा सा सैलेस का, सर इसमें टेस्ट सीरीज को भी फॉलो किया जाएगा, लाइक विजन, दृष्टि, करंट अफेयर कैसा रहेगा, या मैगजीन करेंगे, या मैगजीन करोगे? देखो इसमें क्या होगा, देखो हम जो ये चला रहे हैं इसमें कोशिश की जाएगी आपसे कि जैसे आपका सिलेबस काफी हद तक कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको जब जरूरत पड़ेगी कि अब आपको टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, तो बीजन की टेस्ट सीरीज हम सॉल्व करवा लेंगे, क्योंकि हम तो नहीं बना पाएंगे टेस्ट सीरीज, हमारे पास तो नहीं, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रायोरिटी दूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कैसे एनालिसिस करें। अब किसी दोस्त ने क्वेश्चन पूछा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कैसे एनालिसिस करें, तो दोस्त इसके लिए मैं आपको लाइव एक वीडियो के थ्रू दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है मैं किस तरीके से बोलूँ जिसको आप किस तरीके से समझे, थोड़ा सा आप धैर्य रखो कि किस तरीके से मैं प्रीवियस ईयर की स्लाइड वीडियो दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखूंगा, सिलेबस रखूंगा, फिर आपको लाइव एक वीडियो के थ्रू आपको भेजूंगा, डेफिनेटली वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो तब समझना। लेकिन हाँ, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए, जैसे मान ले आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टॉपिक देता हूँ, फंडामेंटल राइट एंड पॉलिटी, ठीक है ना, तो पॉलिटी के फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल अच्छे से पढ़े, उस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पढ़े। अब आपको पता है कि पॉलिटी में सिलेबस है, जीएस 2 में भी है, स्टेट पीसीएस के अंतर्गत भी जीएस 2 में है, या किसी भी एग्जाम में फंडामेंटल राइट टॉपिक है। अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाना है उस एग्जाम के पे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जैसे ही आप जाओगे
आपको उस क्वेश्चन को उस सिलेबस के क्वेश्चन पे जाएंगे तो देखना कि डिमांड क्या की, क्वेश्चन किस तरीके का है, क्या फंडामेंटल, जैसे आप प्री के क्वेश्चन देखोगे तो प्री में हर बार यूपीएससी एक ही क्वेश्चन पूछता है कि किस आर्टिकल में ये बात कही गई है बस। तो आपको इतना से याद रखना है कि हाँ आर्टिकल 21 में क्या क्या चीजें हैं, आर्टिकल 14 में क्या क्या चीजें, इससे आपका प्री निकल जाएगा। या फंडामेंटल राइटों को लेकर के यूपीएससी किस तरीके से, फंडामेंटल राइटों को लेकर के यूपीएससी किस तरीके से चीजें करती है, क्या डिमांड करती है, तो उसको बात समझ जाएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आएगा हाँ मेंस में किस तरीके से पूछा, तो मेंस में आप जब समझोगे कि हाँ उसने आर्टिकल 21 को या आर्टिकल 19 को जोड़ के आपकी विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को लेकर के कई बार फिल्म के माध्यम से पूछा है कि फिल्म पे प्रतिबंध कितना लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके अगर आप थोड़ा सा उसको आपके सिलेबस से जोड़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन का मैथ क्या, ठीक है दोस्तों। और इसको हम एक वीडियो के थ्रू आपको दिखाएंगे, बस थोड़ा धैर्य रखें। अच्छा और किसी क्वेश्चन है? सर इकोनॉमिक ज्योग्राफी की हिंदी सोर्स बता दीजिए बिकॉज दिस सेगमेंट आर सो कंफ्यूजन। देखो दोस्तों इकोनॉमिक, और यदि मैं बात करूं इकोनॉमी की, तो देखो इकोनॉमी के लिए सबसे पहले प्री की अगर मैं बात करूं तो प्री के लिए मैं इतनी आपको चीज बता दूंगा या इतने आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, इसमें मैंने कुछ पीडीएफ शेयर भी किए, वो आपके किसी भी एग्जाम के प्री को निकालने में काफी योगदान देंगे। इसके अलावा दोस्त आपको एक इकोनॉमिक सर्वे की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है उसको अच्छे से पढ़ना है, बजट की कुछ घटनाएं होती है, कुछ योजनाएं होती है उनको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा आपको मेटेरियल यूज करना है। अगर आपने विजन की भी मैगजीन में इकोनॉमिक अच्छे से पढ़ ली, उसकी विजन की जो मंथली मैगजीन आती है उसमें इकोनॉमी यदि आपने और अच्छे से पढ़ ली तो आप अच्छे से इकोनॉमी का एनालिसिस कर पाए, ठीक है ना। तो इतने मटेरियल बहुत है। ये एक रमेश सिंह की बुक आती है हिंदी मीडियम के लिए, वो इकोनॉमी के लिए ठीक है, और एक एनसीईआरटी जो 9 to 12 तक आपकी एनसीईआरटी ये का, और या एक कोचिंग का नोट्स और आप ऐड कर सकते हो, आपको शायद आवाज कर, हेलो हेलो, मेरी थोड़ी आवाज कट गई होगी, थोड़ी आवाज कट गई होगी क्योंकि मेरा नेट चला गया। अब आ रही है आपको आवाज? हेलो हेलो, एक बार बता दो मुझे आवाज आ रही है क्या? ओके ओके ठीक है। हाँ बीच में क्या है मेरा नेटवर्क चला गया इसलिए। हाँ दोस्त मैं ये कह रहा कि अब मैं बोल रहा हूँ दोबारा कि करंट की मतलब इकोनॉमी के लिए आपको क्या करना है, हाँ एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के साथ साथ एक रमेश सिंह की बुक यूज कर सकते हैं, एक आपको मैंने पीडीएफ ग्रुप में शेयर की है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर पढ़ सकते हैं उसमें से, और कुछ मैं अच्छे से नोट्स के कुछ चीजें शेयर करूंगा उनको पढ़ लें। और बजट और इकोनॉमिक्स ये बोलने में तो बहुत ज्यादा लगा है लेकिन दोस्तों है इतना है कि इकोनॉमी के किसी भी यूपीएससी बीपीएससी स्टेट पीसीएस सारे एग्जाम में इकोनॉमी के सवाल नहीं जाएंगे। बीपीएससी पढ़ोगे तो बिहार का बजट पढ़ लेना, यूपीपीसीएस पढ़ोगे तो यूपीएससी यूपी का बजट पढ़ लेना, बाकी यूपीएससी पढ़ना है तो इंडिया का बजट पढ़ना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इनको कवर कर पाएंगे। ज्योग्राफी की बात रही तो ज्योग्राफी के दोस्तों सबसे पहले बेसिक पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी, जिसका बिल्कुल ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं रहा, ठीक है ना, वो जॉब बेसिक। इसके अलावा वो एक कोचिंग के नोट्स पढ़ सकता है, किसी भी एक कोचिंग के अगर उसको नोट्स लगते हैं, जिस कोचिंग के भी लगे उस कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं। एक दो बुक आती है जिनके नाम मैं ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, है ना, एक वो पढ़नी है आपको। इसके अलावा आपका मैपिंग वो बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि प्री के सारे क्वेश्चन आपकी मैपिंग में ही आएंगे। और इसके अलावा आप एक कोचिंग की नोट्स पढ़ सकते हो, इनसे आपका काम काफी चल जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बस, ठीक है ना। ठीक है दोस्त, आपको क्वेश्चन कब तक लगा? बाकी मैं भी कुछ चीजें आपके सोर्स है वो शेयर कर दूंगा, कोशिश करूंगा अच्छे से। सर ज्योग्राफी स्टार्ट करे, हाँ ज्योग्राफी के दोस्तों हम वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, बहुत अच्छे से बेसिक से वीडियो बना रहे हैं, अभी बन रहे हैं वीडियो, तो आपको डेफिनेटली कि बेसिक से आपको चीजें प्रोवाइड करवाई जाएगी। हम जो भी चीजें हमने बनाई है उसके हिसाब से जितना कोशिश होगी आपको डेफिनेटली कितना करवा दी जाएगा कि आपकी ज्योग्राफी की समझ अच्छी हो जाएगी। सर एनसीईआरटी के नोट बनाना चाहिए या नहीं, या बुक में ही हाईलाइट किया जाए? अरे जितेंद्र तिवारी जी का एक सवाल है कि एनसीईआरटी के नोट्स बनाए जाने चाहिए या नहीं। देख दोस्त, अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो हाईलाइट, देखो नोट्स यदि बना पा रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि जब हम किसी चीज को हाईलाइट करते हैं तो हाईलाइट से क्या है कि बार बार उस बुक को आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना, और बार बार वो बुक के पूरे पेज पढ़ने पड़ेंगे। हाईलाइट में क्या करते हैं, कई बार हम एक पॉइंट पे हाईलाइट कर देते हैं, इसकी वजह से
उस पॉइंट को जोड़ने के लिए हमें पिछली बात भी पढ़नी पड़ती है, तो बहुत ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम कर देता है। इसलिए अच्छा यही है कि छठी क्लास की या सातवीं क्लास की, आठवीं क्लास की जो भी आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, उसको छोटे से नोट्स बना लो। और नोट्स कैसे बनाने उसका तरीका, एक वीडियो तो मैंने आपको, एक दो वीडियो साथ शेयर कर दिए, कुछ वीडियो और आपको शेयर किया जाएगा। नोट्स आपको थोड़ा सा समझ के बनाना है। जैसे यदि आप छठी क्लास की एनसीईआरटी से भी यदि नोट्स बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि छठी क्लास की तरह सोचो, उसको यूपीएससी के सिलेबस से सोचो, थोड़ा ब्रॉड, थोड़ा बड़ा सोचो कि ये चीज इसमें लिखी हुई है छोटी सी, इसका मतलब क्या है, मेरे सिलेबस में कहाँ काम आएगी, मैं इसको कहाँ यूज कर सकता हूँ, प्री में यूज कर सकता हूँ, मेंस में यूज कर सकता हूँ, ऐसे में यूज कर सकता हूँ, ऑप्शनल में यूज कर सकता हूँ, जीएस में यूज कर सकता हूँ, एग्जाम्पल में यूज कर सकता हूँ। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसके लिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो नोट्स बनाओ, यदि आप पे, अगर आप में है तो आप नोट्स बनाओ ताकि आप अच्छी सी चीजें कर सकें। इसके अलावा आप समझ पाए मेरे जो मैं कहना चाह रहा हूं? इसके अलावा अगला क्वेश्चन अनुराग जी आप समझ गए, अनुराग सिंह का है कि सर क्वेश्चन भेजना कहाँ है, आप ईमेल देंगे कोई जहां भेजे। देखो आप जो टेलीग्राम का जो चैनल है हमारा, उसी में जो कमेंट है बॉक्स है उसमें आप डाल दो, वहां मेरे जैसे क्वेश्चन आप अपलोड करेंगे मेरे पास आ जाएगा, तो आप क्वेश्चन वहां कर सकते हो, ठीक है ना। कमेंट में कर दिया जाए क्वेश्चन, ये क्या कमेंट कर दिया जाए। इसके अलावा संध्या सिंह जी ने क्वेश्चन पूछा है, इसके अलावा संध्या सिंह जी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर इकोनॉमी के लिए क्या पढ़ना है। तो मैं संध्या जी यही बताना चाह रहा हूँ कि इकोनॉमी के लिए जो चीजें मैंने अभी आपको बताई है उन्हीं बेसिक रिसोर्स को फॉलो करें। बाकी इकोनॉमी के यदि आप मेरे वीडियो देखेंगे तो मैं आपकी बेसिक को तो डेफिनेटली कवर करवाऊंगा अच्छे से, और इसके अलावा मेंस के हिसाब से भी चीजें कवर करवाऊंगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखें, और कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी है उसको मैं एक बार और ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आपको वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी आप एनसीईआरटी, एक क्लास नोट्स, एक रमेश सिंह बुक और बीजन की करंट या किसी दृष्टि की करंट है उसको पढ़ लो, इससे काफी हद तक आपका काम चल जाए। और इसके अलावा मैं कुछ स्पेशल टॉपिक है, जैसे हम डेमोक्रेसी को लेकर के एक टॉपिक आया हूँ, तो डेमोक्रेसी को एक छोटा सा पार्ट है। देखो डेमोक्रेसी का जो मैंने, अगर आपने जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा, आप एक चीज ध्यान रखना, उस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यह है कि 1 मिनट आप थोड़ा 1 मिनट होल्ड बने रहिए, 1 मिनट। सॉरी, हाँ मैं जो बोल रहा था कि इकोनॉमी को लेकर के, कि इकोनॉमी को लेकर के कई आपके जीएस के किसी टॉपिक को लेकर मैं एक एक टॉपिक का स्पेशल वीडियो भी लेके आ रहा हूँ। जैसे डेमोक्रेसी का मेरा उद्देश्य जो लेके आया हूँ, उसका उद्देश्य मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एक टॉपिक के बारे में कहाँ तक सोच सकते हैं, कितनी चीजों से आप कोरिलेट कर सकते हो, इसलिए उस टॉपिक को लेके आया। वो आपके सिलेबस से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो आपके सिलेबस से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए वो आपको देखना, अभी उसमें और वीडियो भी आएंगे, तो आप देखना कि वो कैसे एक चीज से दूसरी चीज तक आपको कोरिलेट करेगा, कैसे एक चीज से दूसरी चीज से आपको जोड़ेगा। तो उसी लिए इसी प्रकार से एग्रीकल्चर के भी टॉपिक आएंगे, महिला सशक्तिकरण के टॉपिक आएंगे, आत्मनिर्भर भारत का टॉपिक आएगा, मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक इन इंडिया इन डेवलपमेंट, मेक फर्स्ट इंडिया, ये भी आपने सोचा होगा। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? सॉरी साहब। यस सर, आ रही है, आ रही है। अच्छा, थोड़ा ब्रेक हो जाए तो मेरे को कमेंट कर देना थोड़ा सा ना, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं, जैसे इकोनॉमी की अगर कोई चीज है या कोई जो टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं, इन टॉपिकों का आपका मुख्य उद्देश्य है कि आपकी सोच को ब्रॉड करना। और डेफिनेटली जब आप इन टॉपिकों को देखोगे और इनको समझोगे तो आपकी सोच बढ़ेगी, और ये टॉपिक आपको एक तरह से डेमो टाइप में, मेरा कहने का मतलब है इसी प्रकार से सिलेबस के अन्य टॉपिक आपको पढ़ने पड़े, ठीक है ना, तब आपका बहुत चीज अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है, सर एथिक्स के लिए करंट कुछ अफेयर बताइए। कौन सा पढ़ना चाहिए? करंट अफेयर कौन सा पढ़ना है यूपीएससी के लिए? अच्छा देखो, यूपीएससी के लिए करंट अफेयर तो बहुत है, आपको कोई भी एक यूज कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक तो आप यूज कर सकते हैं बी मंथली मैगजीन और द हिंदू और दैनिक जागरण अखबार, इनको इंक्लूड करते हुए एक तो आप इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दृष्टि की भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको पढ़े, एक को यूज करें। या तो एक रिसोर्सेज आप दृष्टि का ले सकते हैं, एक रिसोर्सेज विजन का ले सकते हैं, विजन की डेली करंट पढ़ सकते हैं या दृष्टि की डेली करंट पढ़ सकते हैं। इससे काफी हद तक आपकी चीजें कवर हो जाएगी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% चीजें कवर हो जाएंगी, बट इतना है
कि आपको जितनी सिलेबस के लिए जरूरत है उसमें काफी सूचनाएं वहां से मिल जाएंगी। इसके अलावा बजट, इकोनॉमिक सर्वे जो चीजें आती है उनको भी अच्छे से देखेंगे तो बहुत सारे फैक्ट उनमें भी आ जाएंगे, और कुछ फैक्ट यदि बचेंगे तो हम भी कुछ फैक्ट शेयर करेंगे, तो उससे आपकी करंट की काफी चीज हो जाएंगी। स्टेट पीसीएस के लिए अगर किसी को, जैसे यूपीपीसीएस के लिए या बीपीएससी के लिए अगर कोई स्टेट पीसीएस है, उसके लिए करंट क्या पढ़नी है उसकी पीडीएफ आपको कुछ ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, तो वहां से आपको चीजें बता दी जाएंगी करंट किस तरीके से पढ़नी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, सर सीसेट के मामले में क्या हमें अब स्पेसिफिक मैथ पढ़ना चाहिए लाइक एसएससी या बैंकिंग, बिकॉज अब मैथ सेगमेंट बहुत हार्ड पूछ रहा है। देखो दोस्त, ये बात तो ठीक है कि स्पेशल पढ़ने लायक तो मुझे लगता नहीं कि आपके पास इतना टाइम होगा, लेकिन हाँ कि आपको कुछ स्पेशल टॉपिक है, जैसे अगर आपने देखा होगा सीसेट में नंबर सिस्टम, सीसेट में परसेंटेज, लॉस, प्रॉफिट, इसके अलावा एरियाज वाई क्वेश्चन, इनके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इनके बेसिक फॉर्मूलेज को आपको पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम के बेसिक जो कैलकुलेशन के जो फॉर्मूलेज हैं उनका आपको पता होना चाहिए, और उनके उन्हीं फॉर्मूलों को, उन्हीं टॉपिक के चीजों को यूज करते हुए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को यूपीएससी के साथ करो। जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करोगे तो आपका वो एक्सरसाइज हो जाएगी, आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपकी समझ वहां तक विकसित हो जाएगी, ठीक है ना। और रही कुछ चीजों की बात, तीसरे के कुछ स्पेशल टॉपिक तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपको करवाए जाए, और चूंकि मैंने भी एसएससी की एग्जाम क्वालिफाई की तो मुझे भी पता है कि एसएससी की जो ट्रिक्स चलती है बैंक और एसएससी की, तो वो ट्रिक्स लगभग कुछ ट्रिक्स आपके साथ अच्छे से शेयर कर दी जाएंगी। कैलकुलेशन को रिलेटेड, जो कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, तो वो चीजें आपके साथ शेयर की जाएगी। बट मैं यही कहूंगा कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है सी सेट के लिए, और सी सेट को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना। ये नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा सी सेट फोकस रहना है, लेकिन हल्के में नहीं लेना है, मेरा कहने का मतलब ये है। सौरभ जी का सवाल था ये, सौरभ जी आप समझ पाए इसको। इसके अलावा एक मनीषा कुमारी का सवाल है, सर हिंदी मीडियम से एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लेना सही होगा या गलत? ये हिंदी मीडियम में से स्कोरिंग है या नहीं, इसका मटेरियल अवेलेबल है या नहीं? ओके, तो मैं मनीषा जी आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप ऑप्शनल को कैसे चूज करना है उसको लेकर के एक वीडियो मैंने आपको बनाया भी था, और यदि आपको यूट्यूब पे भी देखेंगे तो आपको वीडियो मिलेंगे। लेकिन ऑप्शनल के लिए आपको सबसे ध्यान रखने, देखो एक तो रोल करता है ऑप्शनल में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल करता है वो करता है आपकी उस सब्जेक्ट पे पकड़, आपकी उस सब्जेक्ट पे पकड़ क्या है, कितनी है, इस पे ज्यादा रोल करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस सब्जेक्ट का मेटेरियल तो बाद में आप अपने आप कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, या हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से हम भी आपको कोई चीजें एंथ्रोपोलॉजी की चीजें दे देंगे, आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले ये सोचना है कि क्या आपकी एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसकी पकड़ आपकी अच्छी है या नहीं। दूसरा, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सिलेबस, इन दोनों चीजों को भी आपको देखना है। जब आप इन दोनों चीजों को देखेंगी तो आपको एक चीज पता लग जाएगी कि क्या मैं एंथ्रोपोलॉजी जो है उसको अच्छे से यूज कर पाऊंगी, या अच्छे से उसको समझ पाऊंगी या नहीं, या अच्छे से मैं उसमें अपना जो ज्यादा है वो दे पाऊंगी या नहीं। तो उस चीज को आपको फोकस करना है। रही बात मटेरियल की, हो सकता है मटेरियल इतना इंग्लिश मीडियम के बराबर उपलब्ध ना हो, लेकिन डेफिनेटली कि आपको इतना मिल जाएगा कि आपको अच्छे नंबर दिला देगा। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी पकड़ कैसी, आपका इंटरेस्ट कैसा है, इस पे ज्यादा वो है। बाकी कुछ नोट्स है वो आपको गूगल नेट से मिल जाएंगे, या अगर हम जहां तक यदि हमारी पहुंच होगी तो हम भी आपके साथ इसको शेयर कर दें। तो मेटेरियल के आधार पर ऑप्शनल डिसाइड मत करो कि अवेलेबल है या नहीं है, आपको डिसाइड करना है आपकी सोच समझ के आधार पर, ठीक है ना। मैं यही कहूंगा। रही बात स्कोरिंग की, ये बात ठीक है कुछ सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं या नहीं होते, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि खराब से खराब सब्जेक्ट में भी लोगों ने 300 प्लस लाए, और अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट में भी लोगों के 200 नंबर आए। तो सब्जेक्ट स्कोरिंग डिपेंड करता है, लेकिन इससे ज्यादा आप पे ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी उसको लेकर के समझ कितनी है, आप उसको लेकर कितनी पकड़ है, तब जाकर के आप ऑप्शनल में अच्छे नंबर कर पाओ। लेकिन इसके लिए आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सिलेबस को जरूर देख लें। यदि आपको लगता है कि हाँ अच्छा है तो आप अच्छा कर सकते हैं। किसी के कहने से या मेरे कहने से आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल अपना ना लें, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकती हो उसी को आप चूज करें। इसके अलावा सौरभ जी का सवाल है कि हिंदी, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। यदि आप में से किसी और का कोई टॉपिक क्वेश्चन, हेलो, आपको आवाज आ रही है सबको मेरी? हाँ सर, आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। हाँ हाँ, तो कोई क्वेश्चन आपका, कोई भी पूछ सकते हैं। फोर्सिंग करंट के लिए बताओ कुछ यार।
अच्छा आश्विन, हाँ करंट के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो ज्यादा इधर उधर मत घूमना। करंट के लिए आपको ज्यादा फोकस करना है, किसी एक तो सबसे पहले आप फिक्स कर लो कि मुझे एक मैगजीन तो फॉलो करनी है, चाहे आप कोई भी फॉलो कर लो, चाहे विजन की लगे आपको, चाहे आपको दृष्टि की अच्छी लगे, चाहे आपको इंग्लिश मीडियम की कुछ मैगजीन है, इनसाइट की मैगजीन है, अगर आपको वो अच्छी लगे कोई भी यूज करो, एक करो अच्छे से, ठीक है, पहला काम। दूसरा, यदि आपको रेगुलर अखबार पढ़ने की आदत है तो द हिंदू और दैनिक जागरण, इनमें से अगर आप अखबार पढ़ पाए हैं अच्छे से, देखो अखबार पढ़ते तो सभी है, बट किस तरीके से ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं, उस तरीके से। यदि जैसे अगर आपने मेरे प्रीवियस ईयर वीडियो देखे होंगे अखबार न्यूज़पेपर के जो वीडियो आज 17-18 अगस्त के डाले, उसमें देखा होगा कि एक टॉपिक को हम कहाँ कहाँ तक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरीके से पढ़ो, उसको खबर तक ही मत पढ़ो, ठीक है ना, उसको किस तरीके से यूज करना है उस तरीके से पढ़ो, तब तो आपके लिए करंट इतनी बहुत है। अदरवाइज आप किसी भी टॉपिक को कितना ही पढ़ लो, यदि आप यूज भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और एक चीज और है कि जैसे कि आपने देखा होगा, एक चीज और है, आपने चीजें देखी होंगी कि किस तरीके से द हिंदू के भी आजकल इंग्लिश में मटेरियल अवेलेबल होने लग गए, तो द हिंदू के जो मटेरियल है उनको भी वहां से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से बात लिमिट रखना रिसोर्सेज, मेरा कहने का मतलब है एक मैगजीन, डेली का अखबार, न्यूज़पेपर, या कोई एडिटोरियल डिस्कशन आ रहा है तो उसको भी देख सकते हैं। हाँ, एक जो हमारा संसद टीवी है, वहां पर जो स्पेशल टॉपिक को लेकर के जो डिस्कशन होता है उसको जरूर फोकस करो, उसको जरूर नोट्स बनाओ, जैसे कोई टॉपिक आया उसको अच्छे से, तो वहां से आप उसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा, इससे ज्यादा रहने देना करंट। किसी और का क्वेश्चन? सर एथिक्स के लिए कुछ बताइए। अच्छा, एथिक्स में मतलब क्या जानना चाह रहे हो, मतलब क्या, किस चीज से रिलेटेड है एथिक्स में, इस रिसोर्सेज, सर उसकी स्ट्रेटजी? सर प्रिपेयर कैसे करना है टोटल उसके बारे में। ओके ओके, देखो सबसे पहले आपको काम करना है, जब भी एथिक्स के लिए बैठे आप, चाहे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस किसी के लिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, एक तो 2-3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, जितना आप उठा सकते, और इसके साथ जी सिलेबस आपका जोड़ो, सिलेबस उठाओ, दोनों ये चीजें आप जब उठाएंगे, फिर इन दोनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि किस टॉपिक से कौन सा सवाल आया, बस इतना। इस साल इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। इसके ये चीज आप थोड़ा सा करो, 1-2, मतलब इसमें 1 वीक तो कम से कम आप टाइम दो, बिल्कुल, क्योंकि जब आप समझेंगे, इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इससे क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको समझ जाएंगे, जो यूपीएससी या स्टेट जी पीसीएस किस तरीके से एथिक्स की क्वेश्चन की डिमांड करती है उसको समझ जाएंगे। इसके बाद आपको पढ़ाई चालू करनी है, और पढ़ाई चालू करने के लिए कुछ मटेरियल आपके पास होना चाहिए। मटेरियल चाहे तो आप किसी भी क्लास, किसी भी कोचिंग के एक नोट्स हो, एक तो आपको सबसे सर पहले ध्यान, सर एक ठीक है ना। डाउट है। हाँ 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 हाँ। सर ट्रेनिंग के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या सर? ट्रेनिंग के साथ? जी सर। हेलो, ट्रेनिंग के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, बस यही है कि टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए ट्रेनिंग में। कई बार क्या होता है कि हम हॉस्टल में रहते हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो हॉस्टल की चीजों में ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इसकी वजह से उससे बचना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो उस अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे तो ट्रेनिंग के दौरान भी आप अच्छे से कर सकते हो। थैंक यू सर। ऑप्शनल का मिल जाएगा कुछ, जो उसमें आपने नोट डाले थे इसमें अपने टेलीग्राम चैनल पे गुरसिंह, तो वो हाँ हाँ, स्पेसिफिक है ना? देखो ठीक, उसी ऑप्शनल को। के जो नोट्स है वो तो स्पेसिफिक है, लेकिन आप अपने नोट्स बना सकते, अपने नोट्स बनाओ, जैसे मेरे या किसी सर के नोट्स डायरेक्ट हुबहू यूज नहीं करना है, उसको डायरेक्ट उसी पे डिपेंड नहीं रहना है, उसको अपनी लैंग्वेज में सिलेबस के साथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ, करंट के साथ, इन सभी चीजों से जोड़ते हुए उसको बनाओ, तब जाकर के आप उसका ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। हाँ हाँ, मैंने ऐसे उसमें वैल्यू एडिशन करा है। हाँ 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 हाँ। अन्य किसी और का क्वेश्चन? सर मेरा भी एक क्वेश्चन है हाँ 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 सर ऐसे को लेकर के, हाँ। कि आजकल जो ऐसे फिलोसॉफिकल हो गया है तो उसे हम कौन कौन से एंगल्स पे, कितने डायरेक्शंस पे कैसे लिख सकते हैं। देखो ऐसे के, जैसे हम ऐसे स्टार्ट करते हैं तो ऐसे के लिए हमें सबसे पहले, चाहे वो फिलोसफिकल जो ऐसे हो, चाहे वो दूसरा पार्ट वाला ऐसे हो जो हमारे स्टेटिक्स से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है, सबसे पहले आपको ऐसे का जो ऐसे का सिलेबस क्या है, जीएस 1 2 3 4 और ऑप्शनल, यानी कि जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वही ऐसे में काम आती है, चाहे वो, और करंट में आप जो चीजें पढ़ते हैं वो आप कैसे में काम आती
फिलोसफी का जो ऐसे होता है उसको आपको क्या करना होता है, एग्जाम्पल के थ्रू उसको वेरीफाई करना पड़ता है। जो बात उसने बोली है उसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना होता है। इसलिए आप सबसे पहले तो यह है कि जैसे हर क्षेत्र के आपके एग्जाम्पल होने चाहिए, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वर्तमान से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो खुद फिलोसफी से जुड़ा हुआ हो, चाहे टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो। हर क्षेत्र में जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल रखेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जस्टिफिकेशन के लिए, वो ऐसे आपका अच्छा हो जाए, ठीक है ना। और इसके लिए दोस्तों आपको यही है कि आप प्री के कुछ मतलब सॉरी जीएस के 1 2 3 जीएस है अपनी, उसका पता होना चाहिए। कुछ आपको ऑप्शनल के सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तभी आपके माइंड में इतने सारे एग्जाम्पल आएंगे। या कुछ चीजें जब कोई किसी को सर अगर इसके लिए इन डेप्थ नॉलेज होनी जरूरी है। तो ऐसे में देखो, इन डेप्थ तो ऐसे में बहुत ज्यादा एक्सपर्टी नहीं चाहिए होती है, ठीक है ना। ऐसे बिल्कुल एक तो जनरल लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो एक्सपर्टी नहीं, बट यह है कि आपको बेसिक से थोड़ा सा इधर उधर की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए, ताकि जो एग्जाम्पल आपको यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकें। जैसे एक तो इसमें क्या कर सकते हैं कि आपको कुछ स्पेशल टॉपिक सेलेक्ट कर लो, उनसे रिलेटेड आप पहले से ही कुछ इन्फॉर्मेशन रख लो। जैसे अगर महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक आया है, आपको पता है कि महिलाओं से जुड़ा हुआ किसी प्रकार से टॉपिक आ सकता है या नहीं आएगा, कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। तो महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड क्या है, क्या समस्या है, सरकार क्या कर रही है, प्राचीन भारत में क्या थी, मध्यकालीन भारत में क्या थी, आधुनिक भारत में क्या थी, संविधान में क्या प्रावधान है, ठीक है ना। इस तरीके से चीजें आपको सब उनके उस टॉपिक रिलेटेड सारी आपको तैयारी कर लेनी है, ठीक है। फिर उसको उसमें आपको फैक्ट भी लेने हैं, आपको रिपोर्ट भी लेनी है, इंडेक्स भी लेने हैं, अगर किसी का कोटेशन है तो वो भी लेना है, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है तो वो भी लेनी है। इतनी सारी उस टॉपिक पे जब आप एक टॉपिक के साथ उसको जोड़ लेंगे, उसके बाद वो टॉपिक आए या मत आए, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो एग्जाम्पल है वो आपको यूज आ जाएंगे कहीं ना। तो ये ऐसे के लिए तो ऐसे नहीं कि स्पेशल पढ़ने के लिए, ऐसे के लिए आपको यही है कि बस आप थोड़ा सा GS 1 2 3 की नॉलेज और उसके साथ थोड़ा सा बाहर की नॉलेज भी आपको होगी, और उसको यूज करना आना चाहिए। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए। थैंक यू सर। और किसी का आपका डाउट? सर हमारा है। हाँ जी, आप बोलिए। सर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो हम प्री की तैयारी करते हैं तो हम कैसे तैयारी करें जो हमारा मेंस भी स्ट्रांग हो जाए उसके साथ साथ। ओके मैडम, सबसे पहले तो आपको प्री की बजाय मेंस को फोकस ज्यादा रखना चाहिए। प्री की बजाय मेंस को फोकस ज्यादा रखना चाहिए, लेकिन मैं इसके साथ ये कहना चाहूंगा कि मेंस को भी आपको थोड़ा, बात है कि प्री थोड़ा सा हमारे माइंड में रहता है कि प्री में थोड़ी फैक्चुअलिटी ज्यादा रहती है, फैक्ट इन्फॉर्मेशन ज्यादा चीजें पूछी जाती है। तो इसलिए आप जब भी पढ़ो तो मेंस के हिसाब से पढ़ो, लेकिन मेंस में जब आप फैक्टों को भी साथ में जोड़ के चलो, पॉलिटी में है तो सारे आर्टिकल जोड़ो, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी साथ में लेके चलो, कोई करंट में न्यूज आई है तो उसके साथ भी उसको जोड़ो, ठीक है ना। इस तरीके से यदि आप उसको जोड़ेंगे तो आपके प्री भी उसमें कवर आ जाएगी। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जैसे हिस्ट्री का भी कोई टॉपिक पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत कि गांधी जी के क्या क्या मूवमेंट हुए, तो उसको मेंस के हिसाब से पढ़ाई पढ़ाए, साथ में आप क्या करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्री के भी उठाओ। और जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप प्री के देखेंगे तो देखोगे आप प्री के उन क्वेश्चनों को सोल्व कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो प्रैक्टिस प्री के साथ में चलनी चाहिए, और मेंस के हिसाब से तैयारी करो, उसमें प्री की भी प्रैक्टिस करो और मेंस की भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और एग्जाम से जैसे 1-2 महीना पहले आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन प्री के टाइप पे हो जाओ, उसके बाद आप थोड़ा फैक्ट ज्यादा पढ़ने लग जाओ, कुछ करंट में करंट में या ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई मैपिंग की चीजें उनको ज्यादा देखो, और प्री की कुछ टेस्ट सीरीज है वो ज्यादा दो ताकि आपके पास और इन्फॉर्मेशन आ जाए। प्री के पेपर को किस तरीके से आपको सोल्व करना चाहिए, किस तरीके से उसमें आपको स्मार्टनेस दिखानी चाहिए, उसको यूज करो, किस तरीके से एलिमिनेशन यूज करना है उसको यूज करो, तब आपकी प्री भी कवर हो जाएगी। लेकिन पहले मेंस को होलिस्टिक वे में तैयारी करो, उसमें आपकी प्री भी डेफिनेटली कवर होगी। थैंक यू। सर एक बात और, हाँ। सब ये भी पूछना चाहते हैं, जैसे हम जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कभी मैं सिलेबस से जो भी कंटेंट होता है वो फाइंड आउट नहीं कर पाती हूँ। ओके, जी इसका मेन कारण जो आपके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने अगर सिलेबस से थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा आपको सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन से 2-4 बार रूबरू होना पड़ेगा अच्छे से। रूबरू होने का मतलब उनका थोड़ा सा उनको समझना होगा, जी सिलेबस और प्रीवियस के क्वेश्चन, तब आपका माइंड क्लिक। और ये 2-3 बार करना पड़ेगा, 3-4 बार जब आप करोगे तभी आपको, जैसे ही आप न्यूज़पेपर में कोई खबर देखोगी तुरंत आपका माइंड उसको इंटरलिंक कर देगा आपके सिलेबस के साथ, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ, तब जाके आप थोड़ा सा उसमें अच्छा कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इसको,
तो आप शुरू में क्या करें, कोई टॉपिक की खबर आ रही है, देखो कि मेरे किस सिलेबस से जुड़ी हुई है, कैसे क्वेश्चन इसमें आया, और फिर उसको न्यूज़पेपर के साथ जोड़ने की कोशिश करो। जी थोड़ा सा टाइम थैंक यू देना, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और न्यूज़पेपर को मतलब सॉरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सिलेबस, इन दोनों को थोड़ा सा विश्लेषण करो। जी थैंक यू सर। अगर आप में से किसी और का क्वेश्चन, सर भारतीय समाज के लिए सर कौन से बुक्स पढ़ने होंगे? अगर आप किसके लिए चाहिए, सोशलॉजी के लिए या जीएस? जीएस के लिए, जीएस के लिए सर। जीएस के लिए तो एक तो 11वीं और 12वीं की आप सोशलॉजी की बुक पढ़ लो, उसमें कुछ देखो, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, उससे कुछ टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। इसके अलावा आप एक भी कोचिंग के नोट्स उठाएंगे, एक भी कोचिंग के, चाहे आप दृष्टि के उठाओ चाहे विजन के उठाओ, उन्होंने सोशल इशू के सिलेबस के हिसाब से अच्छे से चीजें विश्लेषण करके रखी, एक उस नोट्स को उठा लो, बस इतना करोगे। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ थोड़ा सा विश्लेषण करो, प्रैक्टिस करो, इससे आपका काम चल जाएगा। एनसीईआरटी और एक कोचिंग के नोट्स। आपको जीएस में सोशल इशू के लिए ना करंट पढ़ सकते हो, करंट की आएगी वो, लेकिन स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है कि ज्यादा स्टैंडर्ड बुक पढ़े आप सोशल इशू के लिए, वो ज्यादा इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, अगर किसी का ऑप्शनल सोशलॉजी है तो उसको तो स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा आप में से सर करंट अफेयर के लिए नोट्स कैसे बनाएं, डेली या मंथली मैगजीन से कवर हो जाएगा? देखो, मंथली मैगजीन तो देखो बहुत सारी चीजें तो कवर नहीं कर पाएगी, लेकिन यदि आप में रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो उससे क्या फायदा होगा? पहला फायदा यह होगा कि आप अप टू डेट रहेंगे डेली की डेली। दूसरा फायदा यह रहेगा कि आप जब मंथली मैगजीन भी पढ़ोगे बाद में, तो उसके साथ में आपको कोरिलेट कर पाओगे, उसके साथ भी वो आपके दोबारा रिवीजन हो जाएगी। जो आपने डेली के न्यूज़पेपर में पढ़ी है वही चीज तो बाद में आती है, वही चीज मंथली मैगजीन में आती है। तो दोस्तों, मंथली मैगजीन ये बात सही है कि एक मंथली मैगजीन आपकी सारी चीजें कवर कर देंगे, लेकिन 100% कि ये नहीं कि 100% चीजें उससे कवर हो जाए। इसलिए यदि आपकी आदत है तो न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी की आदत नहीं है तो उसको डेली जो न्यूज आती है, किसी भी आप दृष्टि पे देख सकते हैं या विजन पे देख सकते हैं, वो डेली न्यूज को भी डालते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसका फायदा ये होगा कि वो मंथली मैगजीन में रिपीट होगी। आप ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ रहा है, मंथली मैगजीन में वापस वो चीजें रिवीजन होगी। तो जितना ज्यादा आप रिपीट देखोगे, उसको बार बार रिवीजन करोगे, तो आपका मतलब याद भी अच्छे से होगी और यूज भी अच्छे से कर पाएंगे और आपकी समझ भी थोड़ी विकसित होगी। सर ऊपर का क्वेश्चन आप छोड़ दिए हैं, वो केस स्टडी से रिलेटेड है और एथिक्स का वो पूछा गया है, और आप बता दीजिए इसको। ओके, सॉल्व कैसे करें? ओके, देखो केस स्टडी सॉल्व कैसे करें, इसके लिए आपको पता है कि एथिक्स के 2 पार्ट होते हैं सिलेबस के। एथिक्स के 2 पार्ट है, मतलब एक तो आपके 7 टॉपिक्स है और दूसरा केस स्टडी वाला 6 केस स्टडी आती है, आपको पता है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि जो 6 पार्ट है, जो 6-7 पार्ट है आपके एथिक्स के, उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लें, एग्जाम्पल अच्छे से ले लें, उनमें किस तरीके से जो फंडामेंटल जो वैल्यूज है सिविल सर्वेंट के लिए किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है ना, उनको अच्छे से आपको समझ में होना चाहिए। उनका यूज आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इनका सिविल सर्वेंट यूज करता है, ठीक है ना, उसको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा कुछ फिलोसफर के कुछ फिलोसफर के कुछ वैल्यूज होती है, बौद्ध धर्म की वैल्यू है, गांधी जी की अपने कुछ वैल्यूज है, तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसलिए पहले थ्योरी वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ें। डायरेक्ट ये नहीं कि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, आप डायरेक्ट केस स्टडी सॉल्व करने लग गए, डायरेक्ट नहीं करनी है, पहले आपको थ्योरी वाले पार्ट को अच्छे से पढ़ना है। सेकंड काम क्या करना है आपको, इसके बाद सेकंड काम आपको करना है कि कुछ केस स्टडी का सॉल्यूशन पहले से देखना, अच्छी केस स्टडी हो, कोई आपके पास कोई मटेरियल अवेलेबल हो। विजन ने भी बहुत सारी केस स्टडी सॉल्व कराई है, दृष्टि ने भी केस सारी स्टडी सॉल्व कराई, पहले उनको पढ़ना, पहले केस स्टडी पढ़ना और फिर उनके सॉल्यूशन को पढ़ना। इससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि इस टाइम हमें क्या सोचना है, अगर इस तरीके की सिचुएशन आई है तो इस तरीके की सिचुएशन में मुझे क्या सोचना है। 10-5 केस स्टडी अच्छे से पढ़ो, हल मत करो, हल बिल्कुल मत करो, पहले सिर्फ पढ़ो। जब आप पढ़ोगे धीरे धीरे आपके मन में एक चीज समझ में आ जाएगी, हाँ किस तरीके की सिचुएशन है, मुझे किस तरीके का विकल्प चूज करना है, ठीक है ना। उसके बाद आप केस स्टडी सॉल्व करना चालू करो, ठीक है। और पहली केस स्टडी जब आप सॉल्व करो तो ऐसे मत सोचना कि आपको बहुत 100% सही होनी चाहिए वो आपकी, जैसी भी अच्छी बुरी गलत जैसे भी आप पे लिखाना है आप लिखने की कोशिश करो। बट यह केस स्टडी कुछ कंडीशंस होती है, वो आपको फॉलो होनी चाहिए। कि पहली बात तो डिसीजन है आपका, वो आपके थ्योरी वाली पार्ट में जो दिया गया है उसी तरीके से डिसीजन होना चाहिए कि किस तरीके से किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना चाहिए। दूसरा, जो फंडामेंटल वैल्यूज है उनको फॉलो किया जाए,
तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उनको फॉलो किया जाए। चौथा, आपका कोई भी डिसीजन बहुत फास्टली नहीं होना चाहिए, डिसीजन बैलेंसिंग होना चाहिए, डिसीजन इनोवेटिव होना चाहिए, और कोई भी आप डिसीजन लो उसमें तर्क जरूर देना उस डिसीजन के अकॉर्डिंग, तब आपका वो क्वेश्चन की स्टडी अच्छी से आएगी। तो पहले थोड़ा सा ये चीजें कर लो, उसके बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी समझ धीरे धीरे बढ़ जाएगी। एक क्वेश्चन और किसी का? सर एथिक्स का सोर्स और अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करें? बागबारी जी का सवाल है, एथिक्स का सोर्स और अंडरस्टैंडिंग। देखो एथिक्स के सोर्स तो आपको, अगर एक तो आप पढ़ सकते हैं तो एक क्लास नोट्स पढ़ सकते हैं, एक आपको पढ़नी है लेक्सिकॉन की बुक आती है, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें विस्तार से भी दे रखी है, ठीक है ना। तीसरा, आपको कुछ एग्जाम्पल ढूंढने के लिए यदि आप गूगल से भी सर्च करेंगे तो केस स्टडी कुछ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वहां से आपको क्या है कि एग्जाम्पल पता लग जाएगा। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल आपको चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके राष्ट्र से या वर्ल्ड से रिलेटेड, कहीं पर भी एग्जाम्पल हो, वो एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल चीजें वो सब पढ़ो। इसके अलावा रही बात अंडरस्टैंडिंग की, तो जैसे कुछ केस स्टडी, जैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए तो क्या होता है कि केस स्टडी बहुत काम आएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। तो आप कोई भी सॉल्यूशन वाली जो केस स्टडी है उनको पढ़ना, नॉर्मल पढ़ना, शुरू में 10-5 केस स्टडी नॉर्मल पढ़ना, उससे क्या होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कौन सी सिचुएशन में किस प्रकार का डिसीजन लिया जा रहा है। नॉर्मल पढ़ना, उनको थोड़ा देर सोचना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जब उसको पढ़ेंगे, थोड़ी देर उसको सोचेंगे, फिर उसका फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उसमें केस स्टडी देखेंगे, फिर उसमें अपने हिसाब से कुछ आइडिया लगाना चालू करना है कि हाँ इस दौरान ये विकल्प हो सकता है, ये विकल्प हो सकता है। धीरे धीरे करो, प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। लेकिन जो भी टॉपिक आप पढ़े उसको 5 मिनट आप मनन करके सोचो, 2-4 मिनट, जितना मिनट आप सोच सकते हैं सोचो कि किस तरीके से चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और एथिक्स में ना जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपके जीएस के पार्ट से भी जुड़ी हुई मिलेंगी, तो उनको उनके साथ भी इंटरलिंक करें। बहुत सारी चीजें आपको ऐसे में काम आएंगी। हो सकता है कुछ एथिक्स के पार्ट आपको GS2 और आपके PSIR जैसे ऑप्शनल में भी जुड़ जाएगा। तो इन सारी चीजों से जब इसको कनेक्ट करना चालू करेंगे, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। लेकिन केस स्टडी जरूर देखें आप। इसके अलावा सर पूरा यूपीएससी बुक लिस्ट बता दीजिए। पूजा गुप्ता जी ने पूछा है यूपीएससी बुक लिस्ट। तो यूपीएससी बुक लिस्ट को लेकर के मैंने शायद एक वीडियो शेयर कर दिया, अगर आपको नहीं मिले मैं दूसरा वीडियो भी हम उसको शेयर कर देंगे। तो कुछ स्पेशल बुक हर टॉपिक जीएस के हर पार्ट से आपको बता दी जाएगी, वो आपके लिए काफी काम, मतलब लिमिटेड रहेंगी लेकिन काफी आपको हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा निया सिंह जी का सवाल है, सर हिंदी लिटरेचर के बारे में बता दीजिए। पेन ड्राइव नोट्स प्लस प्रिंटेड नोट्स प्लस DLP नोट्स सब आते हैं, इनमें से कौन से नोट्स जिससे हम सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बहुत कंफ्यूज है, प्लीज सजेस्ट। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है निया जी, सबसे पहले आपको हिंदी लिटरेचर का सिलेबस अच्छे से समझना है। हिंदी लिटरेचर का सिलेबस आपका क्या है, कौन कौन से उसके दोनों जो आपके पेपर लगते हैं उनमें फर्स्ट पेपर में क्या आता है, सेकंड पेपर में क्या आता है, फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट में क्या आता है, सेकंड पेपर के सेकंड पार्ट में क्या आता है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा पहले से पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखने, ठीक है, ये काम करना है। इसके साथ इसके बाद कुछ सेलेक्टेड हिंदी लिटरेचर की बुक होती है, मेरे को अभी हाल फिलहाल पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कौन सी बुक आपको सेलेक्टेड हिंदी लिटरेचर के लिए पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। मेरे कई दोस्तों पे बुक है, मतलब उसका हिंदी लिटरेचर रहा है उनका, तो उनसे मैं पूछ के आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक आपको रखनी। रही बात इन तीनों चीजों में से, पेन ड्राइव में से, क्लास नोट्स में से, देखो पेन ड्राइव में से जब आप पढ़ेंगी, जैसे अगर हिंदी मीडियम के मतलब हिंदी लिटरेचर के लिए नॉर्मली विकास सर की बुक है, तो अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि इस विकास सर की वीडियो बहुत बड़ी भी होती है, थोड़ा सा सिलेबस लंबा भी खींचता है, अगर आपके पास टाइम है तो आप पेन ड्राइव के सिलेबस से बहुत सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकती है, यदि आपका पहले हिंदी लिटरेचर नहीं रहा था। अगर आपका पहले से हिंदी लिटरेचर है तो आप नोट्स से भी काम चला सकती है अच्छे से। अगर आप खुद समझने में काबिल हो, थोड़ा सा आप उसको अपनी समझ के आधार पर आगे बढ़ा सकती हो, तो नोट्स आपके लिए काम आ जाएंगे। अदरवाइज आपने बिल्कुल ही हिंदी लिटरेचर बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अभी आपको उसकी सोच बढ़ानी है, तो उसके लिए अगर आप सक्षम है तो पेन ड्राइव कोर्स भी ले सकती है। और यदि आप और ज्यादा सक्षम है, आपको टाइम है थोड़ा बहुत, तो आप डायरेक्ट ऑफलाइन क्लास यदि मिले अवसर तो ऑफलाइन क्लास भी आप ले सकती है, क्योंकि वहां आपको कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने का थोड़ा मौका मिलेगा और थोड़ी समझ विकसित बढ़ेगी, ये चीज है। लेकिन सबसे पहले आप प्रीवियस के क्वेश्चन और सिलेबस को अच्छे से देखें,
ओके सर। कभी कभी हाँ, किसी ने क्वेश्चन पूछा, कभी कभी ऐसा फील करता हूँ कि मेरे जो भी लेवल ऑफ थिंकिंग है, और क्या लिखा है, 1 मिनट, उनकी बाउंड्री सी बन गई है, हाउ कैन आई डेवलप। अच्छा अच्छा, मतलब आपकी सोच लिमिट हो गई। देखो इसमें सोच लिमिट वाली बात है, इसमें यह है कि अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में सोचना है थोड़ा सा, तो उसके लिए कहाँ से सोच डेवलप, आपको वैसे पता लगेगा मेरी इस टॉपिक के बारे में सोच नहीं है, तो इसके लिए आपको वही है कि आप तरह तरह के क्वेश्चन करो उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। जब आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करेंगे, मान लो प्री में क्वेश्चन किए, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है और प्री में अच्छे से पढ़ा है, लेकिन आपकी सोच वहीं तक है उस टॉपिक तक, तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे ही आप क्वेश्चन, मान लें कोई अलग तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, तभी आपके मन में एक दिमाग में ये चीज आएगी कि यार हाँ, इस टॉपिक में से इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो आपकी सोच एक दूसरे डायमेंशन पे भी पहुंचेगी, ठीक है ना, उसी डायमेंशन तक नहीं रहेगी। इसके अलावा सोच बढ़ाने का यही तरीका है कि कोई भी टॉपिक है, उसमें उस टॉपिक का मतलब क्या है, वो टॉपिक कैसे है, और वो टॉपिक मतलब किस प्रकार से, कैसे जो हाउ वाला पार्ट है इसको जोड़ो। ये टॉपिक कैसे, मतलब अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपकी टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ है, आपकी सोसाइटी जुड़ा हुआ है, आपकी पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ है, आपके एनवायरमेंट से ज्यादा उसमें डायमेंशन दो, जितने ज्यादा आप डायमेंशन सोच सके, कोशिश करो कि सामाजिक क्षेत्र में कैसे जुड़ जाएगा, आर्थिक क्षेत्र में कैसे जुड़ जाएगा, कोशिश करो। हो सकता है टॉपिक नहीं जुड़ता हो, लेकिन कुछ टॉपिक तो जुड़ेंगे। इससे क्या है कि आप धीरे धीरे उस टॉपिक के बारे में थोड़ा ब्रॉड सोचना चालू कर दें। लेकिन इधर उधर क्वेश्चन भी ज्यादा देखो, जब आप उस टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे, तो आपके मन में ये चीज आएगा, हाँ ये इस टॉपिक से इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, अर्थात मुझे इस टॉपिक के बारे में इस तरीके से भी सोचना चाहिए, तब जाके आपकी थोड़ी सोच बढ़ेगी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ा प्रैक्टिस भी आपको चाहिए। इसके अलावा मैं कोई क्वेश्चन तो नहीं छोड़ रहा, आपका सबके लगभग मैंने कवर कर ली। हाँ, इसके अलावा आपके खुद के कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? तो हाँ, जो किसी का और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसको बंद करें। लेकिन हाँ, डेफिनेटली है कि आपको ये चीजें, काफी चीजें हेल्पफुल रहेंगी। सर जी, हिस्ट्री ऑप्शनल की शुरुआत कैसे करें, क्या सोर्स फॉलो करें? देखो, किसी भी ऑप्शनल की शुरुआत करो, कोई भी एग्जाम की शुरुआत करो, किसी भी ऑप्शनल की, कोई भी एग्जाम की आप शुरुआत करो, सबसे पहले उसके बारे में हमेशा दो ही चीज कहता हूँ कि आपको एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सिलेबस, इन दोनों के बारे में आपको अपनी समझ थोड़ा तो बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन से रिसोर्स फॉलो करूँ। उसके बाद आप जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल में मणिकांत सर के जो नोट्स है हिंदी मीडियम के लिए, वो अवेलेबल है और वो अच्छे हैं, उनको भी आप अच्छे से फॉलो करके अच्छा कवर कर सकते हैं। कुछ हिस्ट्री ऑप्शनल के हर पार्ट से रिलेटेड, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंसाइंट हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है ना, इनकी अपनी अपनी कुछ बुक हैं, उन स्टैंडर्ड बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप मणिकांत सर की वहाँ कोचिंग कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप सक्षम है, अदरवाइज नहीं है तो उसके नोट्स से भी आपका अच्छा खासा काम चल जाएगा, उसमें काफी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। और तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको वही है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सिलेबस से समझो कि मेरी डिमांड क्या है, एग्जाम की डिमांड क्या है, उसी आधार पर आप ये करो। सर, प्रीलिम में अटेम्प्ट को कैसे लिमिटेड रखें ताकि नेगेटिव ज्यादा ना हो जाए? पेपर में सारे क्वेश्चन का आंसर सही लगते हैं, देन वो गलत हो जाते हैं। अच्छा, प्री में ये तो है कि प्री में अगर देखते हैं इस बार क्वेश्चन पेपर प्री में ये तो है कि आप कितना भी पढ़ेंगे तो आपको 30 से 40 क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐसे लगेंगे जिसमें आप 100% सही कर सकते हैं, लेकिन जो गलत होते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा सा अच्छे से बेसिक सी आपके हर स्टैटिक्स पार्ट में, चाहे एनवायरमेंटल में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, अगर यहाँ आपकी बेसिक सी समझ है पहले से, और उसको बेसिक की समझ के साथ साथ आपको उसको आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस किया है, और इसके साथ साथ आपने कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी है, कोई भी टेस्ट सीरीज, उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हुए आपने उनका प्रैक्टिस के माध्यम से यूज किया है,
उसके बाद टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन को देखा है, और सॉल्यूशन के बाद आपने देखा है कि मुझसे इस टेस्ट सीरीज में ये गलतियां हुई, उन दोनों को आइडेंटिफाई किया है, तो आपके ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसके अलावा प्री में क्या होता है कि थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस और दिखानी होती है, और स्मार्टनेस आपको प्री में प्रैक्टिस से ज्यादा आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा एग्जाम से कुछ टाइम पहले आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो गलती होती है वो थोड़ा सा हो जाएगी। इसके अलावा रिवीजन जरूर करना है, क्योंकि जो गलती होती है ना हमसे कि ये भी सही लगता है वो भी सही लगता है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है रिवीजन। रिवीजन कम होता है तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत को सही, सही को गलत करके आ जाते हैं। इसके अलावा आपका वो टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल का लिंक और नाम यहाँ डाल दूं। अच्छा, मैं अभी शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल का, आप थोड़ा वेट करें बस। हाँ, टेलीग्राम चैनल का भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, अमृता जी का क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम में कौन सा ऑप्शनल लेना ठीक होगा? देखो मैडम, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके मन में 3-4 ऑप्शनल को लेकर के जो चल रही होगी, ऑप्शनल चूज करते टाइम आपको एक तो ध्यान रखना है कि आपकी समझ और आपकी पकड़ और आपकी हॉबी किस टॉपिक में है, ठीक है, किस सब्जेक्ट में है। एक तो खुद को देखना है, जैसे ही आपको लगे कि मेरी हॉबी तो हिस्ट्री में भी है, मेरी हॉबी पॉलिटी में है, मेरी हॉबी एंथ्रो में है, सोशियोलॉजी में है, कई सब्जेक्टों में, तो इसके लिए इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अगर मान लो 4 सब्जेक्ट में आपकी हॉबी है, तो 4 सब्जेक्ट में क्या करना है, आपको उनका सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना है। उसके बाद आप उनको फिल्टर करेंगे फिर कि नहीं मैं तो मैं तो सब्जेक्ट में ज्यादा पकड़ पा रहा हूँ, तो फिर उसमें आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यही है कि आपको सिलेबस को देखना है जिसमें आपको कंफ्यूजन। रही बात हिंदी मीडियम के लिए, तो देखो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम का जो मेन कहानी वो है रिसोर्सेज को अवेलेबल होने के लिए, और आज गूगल के टाइम पर या यूट्यूब के टाइम पर ये तो है कि आप डेफिनेट आपको सारा रिसोर्सेज तो मिल सकता है, बशर्ते आपकी उस टॉपिक को लेकर के समझ अच्छी होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। रही बात आपको मटेरियल की, तो मटेरियल आपको डेफिनेटली आज तो मिली, अब तो मिल ही जाता है, क्योंकि अब तो इंग्लिश के हिंदी, हिंदी में इंग्लिश में काफी उनका ट्रांसलेशन भी हो रहा है, काफी बुकें भी अवेलेबल करवाई जा रही है। तो ये मतलब ऐसे सब्जेक्ट के लिए थोड़ा आप खुद अपने लेवल पे थोड़ा सा उस पर काम करो, ठीक है ना। हमारा वीडियो भी है कि क्या क्या चीजें आपको अनुसरण करनी चाहिए ऑप्शनल के लिए, तो उसको वीडियो की भी आप एक देख सकते हो, और भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वहां भी थोड़ा सा लेकिन आपको खुद को अपने लेवल पे ही ये चीजें सोचनी चाहिए कि मुझे कौन सा ऑप्शनल रखना है, क्योंकि हमें पता नहीं कि आपकी किस चीज में रुचि है, आपका कौन सा बैकग्राउंड है। तो 2-4 चीजें आपको खुद को अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके ऑप्शनल खुद आप ही डिसाइड करना। लेकिन इसके लिए ऑप्शनल चूज करते टाइम आपको ये नहीं सोचना है कि टॉपर के उसमें इतने नंबर आए थे, या इस साल इसमें हिस्ट्री में ज्यादा नंबर आ गए, इस साल इंग्लिश में ज्यादा, मतलब हिंदी में ज्यादा नंबर आ गए। ये चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि आने वाले के नंबर तो हर साल 300+ आते हैं, और ना आने वाले के उसी सब्जेक्ट में 2 से भी आते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आप पे फर्क पड़ता है कि आप उसको किस तरीके से यूज करेंगे। लीव, अच्छा कोई ऑफिस में काम करता है उसको लीव का, देखो ऑफिस के साथ काम करते टाइम तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। रही बात लीव की, तो डिपार्टमेंट पे आपके काम करते होगी, आपका डिपार्टमेंट किस तरीके की चीजें देखते हैं। गूगल मीट का टाइम थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी दे देना कि हमें किस तरीके से ज्यादा बेटर रहता है, उसके बाद हम सबको वो करके उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कौन सा टाइम ठीक रहता है। लेकिन ये टाइम इसलिए चूज किया ताकि आपको सभी लोग इससे जुड़ जाएंगे। इसके अलावा निया सिंह का क्वेश्चन है, सर हिंदी लिटरेचर का ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं है, पर दृष्टि की उनके रिकॉर्डेड क्लास है, पहले हिंदी सब्जेक्ट भी नहीं था, अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिकॉर्डेड क्लास जैसे चैप्टर वाइज टेस्ट करती हूँ तो सही डायरेक्शन में क्या? ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ये बात सही है कि आपने अगर ऑफलाइन अवेलेबल नहीं हो, और यदि आपको लगता है कि आपको बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं रहा, तो आप उसकी क्लास ले सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी बहुत फास्टली आपकी सोच डेवलप हो जाएगी। सेल्फ लेवल पर उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, और यदि आपके पास टाइम है, आप थोड़ा सा बाद 2024 की एग्जाम देना चाहते हैं या थोड़ा टाइम है, तो आप अपने लेवल पे भी उसकी तैयारी कर सकते हैं, कुछ नोट्सों के साथ और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के साथ। तो नोट्स कौन से हैं और स्टैंडर्ड बुक, मैंने कुछ लिंक भी आपको हिंदी तो वहां थोड़ा सा तो ये करके पॉसिबल है तो रिकॉर्डेड
क्लास देख सकते हो, अदरवाइज आपको पॉसिबल नहीं है तो आप नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सिलेबस और इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड बुक है उनको फॉलो करके भी काम चला सकते हैं। अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी में किस मैटर में आपको बताऊंगा, ये मुझे अभी हाल फिलहाल पता नहीं है इसके बारे में, तो मैं पूछ के फिर आपको बता दूँ ग्रुप में, इसको मैं बता दूंगा आपको। आप ग्रुप में एक बार कमेंट डाल देना चैनल में भी, तो हाँ मुझे थोड़ा सा याद रह जाएगा। तो अमृता जी मैं उसको डेफिनेटली कि आपको उसमें डाल दूंगा। और रही बात हमारा जो करंट अफेयर है दैनिक जागरण है, वो उसका दैनिक जागरण हिंदू है, देखो हो सकता है कल का अखबार 2 दिन बाद भी आए, 3 दिन बाद भी आए, बस आप धैर्य रखना, आपको ये है कि डेफिनेटली सारे अखबार मिल जाएंगे, सारा उसका विश्लेषण है वो मिल जाएगा, बस थोड़ा सा ये कि आप थोड़ा सा धैर्य रखना। सर जब मेंस के अच्छा सौरभ जी ने क्वेश्चन पूछा है, सर जब मेंस के जीएस पॉलिटी के जीएस मेंस के क्वेश्चन लिखा तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत से कवर नहीं। देखो पॉलिटी में अगर आपने देखा होगा तो पॉलिटी प्री हो या मेंस हो, पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़ा सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है, और इसके अलावा थोड़ी पॉलिटी आपकी समझ को ज्यादा मानती है। तो अगर हम बात करें लक्ष्मीकांत की, तो लक्ष्मीकांत एक बुक आपकी सारी चीज को कवर पाए, ये तो कवर कर पाए, ये तो ज्यादा पॉसिबल है नहीं। हाँ, लक्ष्मीकांत की बुक ने बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पॉलिटी की चीजें आपको कवर करके, लेकिन इसके अलावा आपको पॉलिटी में डेवलप करनी है। पॉलिटी की एनसीईआरटी 11th क्लास की देखेंगे, 12th क्लास की, 10th क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी 6th क्लास से 12th क्लास तक अच्छे से पढ़ा समझ के, तो प्री की सारी चीजें तो वहां से आपकी कवर हो जाएंगी और कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से कवर हो जाएगा प्री की। उसका पूछेंगे फॉलो कर सकते हैं, किसी भी जो आपको अच्छा लगे, फिर आप लक्ष्मीकांत की दे सकते हो। और यदि आपको मेंस में क्वेश्चन देखना प्री में से ही, तो स्वास्थ्य कश्यप की बुक आती है, उसको हिंदी में बहुत अच्छी बुक है, सर आवाज कट रही है आपकी। सिस्टम